सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरे साथ हैं यहां पे हमारे विदेशी मेहमान कैरोलिना मैम, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में शोध कर रहे हैं और वो आजकल इंडिया आए हैं। और उन्हीं के साथ यहाँ पे ट्रांसलेटर बैठी हैं हमारे साथ, डॉक्टर निहारिका सिंह। तो आइए करते हैं उनसे बात और जानते हैं कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जो शोध कर रहे हैं उसके बारे में उनसे लेते हैं जानकारी। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस अभी हैं जी मेरे साथ निहारिका मैम। और मैम कोलंबिया से होने की वजह से ना कि हमारे ट्रांसलेटर हैं डॉक्टर निहारिका मैम, ये एक एक्सपर्ट हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, इसी फील्ड की एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर निहारिका मैम करेंगे मैम से बात और जानेंगे उनके जो रिसर्च के बारे में, उससे बात करेंगे। तो पहले उनसे वो इंग्लिश में भी बात करेंगे, उसके बाद वो हिंदी में उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैम थोड़ा सा मैम का स्वागत कर लें हैं। तो मैम वेलकम टू इंडिया और आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया में। So namaste Carolina, welcome to India. I hope you had a good journey and stay in our country. तो पहले first of all I'll ask you that how did you like the country? Well, first of all, thank you very much for having me, for inviting me here. I've enjoyed a lot the country. I'm really impressed by its richness in terms of culture, traditions, green areas like this city. For me, I'm impressed with how green it is and I'm really enjoying it. तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत जी, बहुत अच्छा लगा बहुत है, अच्छा बहुत लगा। इम्प्रेस्ड हैं, हरियाली से काफ़ी देख कर प्रभावित है यहाँ की हरियाली से, यहाँ के कल्चर से। यहाँ पे जो रिच कल्चर है हमारा, कल एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम में भी मैम गए थे हमारे साथ। जी जी तो वहाँ उन्होंने हमारे शोज़ देखे, फैशन शो किया था दून सिल्क की तरफ से हमने, जो सिल्क उत्पादन होता है जी जी उत्तराखंड में, और दून सिल्क जो हमारा अपना ब्रांड जी है उत्तराखंड का, वो अब नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। जी, जी। और वो आप मैम के आउटफिट से भी देख सकते हैं कि जो कुछ इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पहना है सब कुछ दून सिल्क का है। जी जी हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन से लेके यानी कि मलबरी प्लांटेशन से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ तैयार होता है एक ही जगह। यहाँ पे हमारे पास लूम्स भी हैं, जी। हमारे पास कोकून तैयार किया जाता है, उससे धागा निकाला जाता है, लूम पे उससे कपड़ा बनाया जाता है और फिर उस कपड़े को हम किस तरीके से आउटफिट्स में लेके आते हैं। तो उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो उन्होंने पहना हुआ है, जो इन्होंने पहना हुआ है। ये ज्वेलरी, ये वेस्ट कोट, ये कुर्ती, सब कुछ, टोपी, सब कुछ वहीं से है। और ये बहुत दून सिल्क से और बहुत खुश हैं। ये वहाँ पे आके इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि इन्होंने कहा कि नहीं मुझे यही पहन के जाना है। जी जी जी। तो वो इतनी चलो बहुत अच्छा लगा ये भी कि उन्होंने हमारा जो वेशभूषा है उसको अपनाया है। जी जी तुरंत जी जी। मतलब अभी उन्हें आए हुए देहरादून में 2 दिन भी नहीं हुए हैं, जी आज जी दूसरा ही दिन है जी। लेकिन वो इतनी खुश थी कि उन्होंने आते ही तुरंत कहा कि नहीं मैं ये पहन के जाऊंगी और मैं बिंदी लगा के। और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर। बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिलकर। नाइस मीट यू। It's been pleasure knowing you and meeting you and to have you here. So now quickly I can just give a little introduction about you, like what you have done, and then we can discuss more about the agriculture thing in our country. So I would like to say also like about that I visited yesterday the factory and like tell a little bit of what I saw that you're doing there and like congratulations. Yes. तो अभी मैं आपको एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कैरोलिना कोलंबिया से हैं जी और इन्होंने मास्टर्स किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जी जी जो कि वहाँ पे ये प्रैक्टिस भी कर रही थी। और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा अपने देश से बाहर निकल के दूसरे कंट्रीज़ में भी ये रिसर्च करी जाए। जी जी। और जो इनका थीसिस था एक कंपैरेटिव स्टडी थी, 2 तरीके की पद्धतियों के बारे में कि एक तो वो है जो हम अभी करते हैं कमर्शियल लेवल पर और एक है सस्टेनेबल तरीका एग्रीकल्चर को करने का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या फ़ायदे नुकसान हैं, उस चीज़ की एक स्टडी थी जो इन्होंने मास्टर्स में की थी। उस स्टडी के आधार पर ही ये अब जगह जगह घूम रही हैं
और इन्होंने भारत को भी उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें ये स्टडी करना चाहती हैं, रिसर्च करना चाहती हैं। उसी के बेसिस पर ये यहाँ पे आके ये सेरिकल्चर को स्टडी किया इन्होंने। So Carolina, you can just tell us few points that what you did in your masters, in your thesis research. You can just put light on a few of the points which you think that is worth discussing or describing here. Okay, so in my master's thesis, I did a research on sustainable agriculture and a comparison with conventional agriculture. So I visited different farms in my region, is in Vigado, Antioquia, in Colombia. And what I found when doing this research was that when I visited sustainable farms, I found that they were very strong in three main aspects, which are the environmental sustainability, economic sustainability, and social sustainability, right? To say that a system is sustainable with the methodology I used, they must be balanced in these three key aspects. So what I mainly found in this research making the comparison is that in the sustainable farms, so first, the way they were farming, they were using their own fertilizers, biofertilizers, and also natural pesticides for controlling plagues. So they didn't also shifting to the economic factor or aspect. They didn't have to rely on other companies or in third persons to buy their own fertilizers and pesticides. So this was like a positive advantage for them. So they were saving money this way, they were not relying on others, and they were also having a better positive impact in the environment. In the social aspect, I also found out that these farmers were generating and they're creating associations with other farmers. So this way they strengthen their bonds and they get to share, exchange ideas, exchange strategies, methodologies on the way they were doing. So for example, this taught the other one how to compost and show them how they were doing it. So like this exchange was really good for the community, and it helped them also be sustainable in a long term. तो वो ये बता रही हैं कि मेनली 3 तरीके की सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट पे उन्होंने मास्टर्स में काम किया जी था। जी जी जब वो कोलंबिया में थी तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जी। जो एक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था, जी। उसमें जो चीज़ें हो रही थी जी। उसको कैसे इन्होंने स्टडी किया और चेंज किया 3 तीन एस्पेक्ट में। पहला एनवायरमेंटल, जी। दूसरा इकोनॉमिकल और तीसरा सोशल। जी। तो 3 एस्पेक्ट से उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के तीनों एस्पेक्ट्स को किस तरह से कवर किया कि पहली चीज़ जो वहाँ पे उन्होंने देखी और उन्होंने करी एक्सपेरिमेंट की कि उन्होंने लोगों को बताया कि हम इसको कैसे बायो फर्टिलाइजर्स अपने बना सकते हैं जी। और पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। तो वो सबसे पहला एस्पेक्ट था एनवायरमेंटल, जिसमें इन्होंने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को पकड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स और सिंथेटिक्स यूज़ होते हैं। जी जी। तो उन्होंने बताया कि आप कैसे इसको नेचुरली क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरली बना सकते हैं जी। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, एक तो एनवायरनमेंट को उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं जा रहा था, जो आपकी क्रॉप्स थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। दूसरी चीज़ की जो आपका डिपेंडेंसी थी इंडस्ट्री के ऊपर, जो खर्चा हो रहा था इंडस्ट्री पे, हम केमिकल्स खरीद रहे थे, प्लस उसका आने जाने का लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से लेके वहाँ ले जाना, वो भी एक तरीके के कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करता है। तो वो भी बचा, उससे पैसा भी बचा, तो वो इकोनॉमिक भी हो गया। जी जी। क्योंकि आपके पास लैंड ऑलरेडी है, पेड़ पौधे नेचुरली उग रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी जी। सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट उस कॉस्ट से बहुत हद तक कम थी जो हम ट्रांसपोर्टेशन में या लॉजिस्टिक में या खरीदने में पैसा लगा देते थे। जी जी। तो ये एक एनवायरमेंटल से इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कवर हो गया। और तीसरी चीज़ जो एक सोशल एस्पेक्ट के अंदर कवर हुई वो ये थी कि उन्होंने आसपास के इलाकों से अलग अलग जगहों से लोगों को साथ में लेके ग्रुप बनाए। और ग्रुप में ये हुआ कि सपोज एक आदमी का कुछ चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, उसका जो खेती करने का तरीका है
या प्लांट्स को, पौधों को या फसल को कीटों से बचाने का या बीमारियों से बचाने का तरीका है वो एक अपना है, दूसरे जगह पे है वो कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग जगहों से लोग साथ में आए और फिर उन्होंने एक दूसरे को नए तरीके से सिखाना समझाना शुरू करा। कंपोस्ट कोई बनाने में एक्सपर्ट है, कोई फर्टिलाइजर को बेटर क्वालिटी में बनाने में एक्सपर्ट है, कोई किसी तरीके की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में एक्सपर्ट है। तो वो सारी चीज़ें जब साथ में आई और एक तरीके का नॉलेज एक्सचेंज हुआ और ग्रोथ भी हुई लोगों की आपस में, तो उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को कवर किया सस्टेनेबिलिटी की, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कुल मिला के वहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम पे क्रिएट कर। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट किया और यहाँ के लिए भी वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड है, यहाँ पे भी बहुत उत्साहित है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे कि हम जब कल गए थे वहाँ सेलाकुई में यूनिट देखने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत सारी लैंड थी, अभी ऑफ सीजन चल रहा है और मलबरी की खेती अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, पूरा लैंड खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। So now Carolina, you can tell us that how we can utilize that land in India to make the best use of it. What we can do, because right now, as you said that there is an off season for the mulberry plantation. So how that land can be used? Okay. So yesterday that I visited the factory, and before answering your question, I want to tell you congratulations for what you're doing. I'm impressed. I got to see the whole process from how it's cultivated and the selection of the cocoons by the locals. Then all the process till it gets to the final product. It's impressive, and I have to say that you're doing a great job. Well, now answering your question, what could be done in this land? Because right now, yesterday I saw that it's off season. According to my research, I found out that when you have only monocrops or one type of tree or plant in a piece of land, then in a long term, this land gets to lose their nutrients, and it has to go into a process to make the soil adequate, or to have a good soil to keep planting the same type of trees. So a recommendation that I will give is trying to have combined crops, not only the mulberry trees, but also having, for example, plants that can fix nitrogen and other nutrients into the soil. So an example could be legumes such as peas, chickpeas, beans. Sea buckthorn is one thing, like lay pichai we say. So sea buckthorn is one thing which we can grow here. Exactly, and also using local plants. That here you have a big variety of plants, so that's a big advantage, which you should take advantage of. Also a second recommendation will be having plants that you could use as biofertilizers and also as natural pesticides. So, for example, nettle is an excellent natural pesticide that you can prepare and also will help you as fertilizer. And I know here you can find lots of local plants that you can use for that. And the third recommendation will be also planting, in Colombia we have these yellow flowers, which I see that you have here too, marigolds. They're beautiful, and when you have usually yellow flowers, you attract these let's say insects that we don't want to have in the main crop. So that way you make a biological control of plagues. So yeah, I think using also going back and researching on the traditional ways of agriculture that your ancestors had here, I'm sure that you will be able to find lots of information that has been lost with industrialization, and that you can now apply in your modern crops. तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो उन्होंने हमें बहुत बधाई दी है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा जहाँ पे हम मलबरी कल्टीवेशन से लेके और एंड प्रोडक्ट तक, फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ बना रहे हैं।
वो काफ़ी खुश थी कल जो प्रोसेस देखा उन्होंने उससे। उन्होंने रिकमेंडेशंस ये दिए हैं, 3 रिकमेंडेशंस दिए हैं कि पहला रिकमेंडेशन ये है कि जैसे अभी मोनोक्रॉप सिस्टम में है हम। मोनोक्रॉप का मतलब है कि एक लैंड में सिर्फ एक ही तरीके की क्रॉप उगाई जा रही है, वो है मलबरी की। तो उससे क्या होता है, लंबे समय तक अगर ये होता रहता है तो जो गुणवत्ता है हमारी सॉइल की, हमारी मिट्टी की, खेत की, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रहा होता है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स फिक्सिंग प्लांट्स हैं वो उसमें लगते नहीं है, तो वो लूज होती रहती है लगातार। तो उन्होंने पहली रिकमेंडेशन तो यही दी है कि हम उसमें दूसरे तरीके की क्रॉप्स भी लगाएं, जो छोटी क्रॉप्स भी हो सकती हैं, और जैसे हम ज़्यादा बड़ी क्रॉप्स नहीं लगा सकते हैं तो उसमें जैसे मटर के प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। फिर एक सी बकथॉर्न जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक और मेडिसिनल यूजेस में बहुत ज़्यादा आ रहा है, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, तो सी बकथॉर्न को हम लगा सकते हैं, जो कि उसमें नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगी उस क्रॉप में। तो जैसे ऑफ सीजन है तो उसमें हम वो वाली क्रॉप लगा के उसकी नाइट्रोजन फिक्स कर दें, नेचुरली गुणवत्ता सॉइल की बढ़ जाएगी, जो कि मलबरी प्लांटेशन के लिए भी आसान होगी। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि हम उसमें इस तरीके के प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कंडाली यहाँ पे होती है, नेटल। तो कंडाली एक ऐसा प्लांट है जिससे हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स और दूसरे प्लांट से बना सकते हैं। उस तरह के प्लांट हम वहाँ पे ग्रो कर लें ऑफ सीजन में, जिससे कि हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स बना लें, नेचुरल पेस्टिसाइड्स बना लें, और हो सकता है बचे हुए चीज़ों को कंपोस्ट करके उसे मैन्योर भी बना लें। और कंडाली एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। हमने खुद अभी दून सिल्क में कंडाली से फाइबर निकाल के उससे धागा बना के उससे फैब्रिक तैयार किया है, जो कि बहुत जल्दी वेस्ट कोट में आने वाला है। तो जो नेटल है, नेटल ग्रास है, बिच्छू घास बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं, उसके बड़े यूजेस हैं। वो खाई भी जाती है, वो मेडिसिन में भी यूज होती है, पेस्टिसाइड्स में यूज होती है, और अब तो कपड़ा भी बन रहा है। तो अगर नेटल वहाँ पे ग्रो होता है तो वो दोनों तरीके से हमारे इस्तेमाल में आ सकता है। और तीसरी रिकमेंडेशन उन्होंने ये बताई है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि उनके यहाँ पे कोलंबिया में क्या होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल्स करे जाते हैं। कैसे, जैसे पेड़ में कोई कीड़ा लग रहा है तो वो उस पे ना जाके दूसरे तरीके के प्लांट्स से उसको हम अट्रैक्ट कर लें, तो हम उसके आसपास पीले रंग के फूल लगा देते हैं। तो वो यही कह रही थी कि यहाँ पे बड़े सुंदर मैरीगोल्ड्स दिख रहे हैं मुझे, तो हम इस तरीके के यहाँ पे उसके आसपास प्लांट्स लगा दें कि उस मेन पौधे से हट के कीड़ा अट्रैक्ट होके दूसरे पौधे पे चला जाए और वो प्लांट बचा रहे। तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी ग्रोथ है, वो किसी तरीके से बाधित ना हो। तो ये 3 मेजर रिकमेंडेशंस उन्होंने हमें दिए हैं अपने रिसर्च से, और वो लंबे समय के लिए हमारे साथ और भी काम करने वाली हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम और इम्प्रूवमेंट लेंगे, और उनकी रिसर्च भी हमारे साथ एसोसिएट होके काफ़ी कुछ नया हमें सिखाएंगे और हम ग्रो करेंगे। So thank you so much, Carolina, for being with us. And we would love to have you again with us, maybe with some more discussion, with some more research and facts on this sustainable agricultural topic. Thank you so much. Thank you so much for having me. For sure, I will be very happy to come back here, discuss more about this sustainability topic that is so important nowadays, and which we're passionate about. Thank you so much. ये थी जी हमारे साथ कोलंबिया से आई हुई मिस कैरोलिना मैम। तो जिनकी बातें आपने सुनी, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, और तो उसके लिए हमारे साथ बैठी हुई थी डॉक्टर निहारिका सिंह जी, जो कि इसी फील्ड की एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने उनसे बातें करी और हम लोगों को बताई। तो आशा करता हूँ कि आपको उनकी बातें अच्छी लगी होंगी, और इस फील्ड में हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे, अच्छा कार्य हम करेंगे मैम लोगों के जो इनका शोध चल रहा है उसके अनुसार। तो थैंक यू सो मच मैम, नाइस मीट यू। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम आप लोगों के लिए, बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को करता हूँ जी पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।